सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु दुबे और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है दुनिया बोले मोदी मोदी। संदर्भ ये है कि पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों के निशाने पर कोरोना काल के दौरान शिकार हो रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर आई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबर आई वो ये आई कि दुनिया की जाने मानी रेटिंग एजेंसी ने दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया है। उन्होंने बताया है कि जितने भी दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो वहाँ के शासन के प्रमुख हैं, उनके संदर्भ में जब आकलन किया गया तो आकलन के आधार पर यह नतीजा आया है कि अन्य राष्ट्राध्यक्षों के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। विभिन्न पैमानों के स्तर पर उनकी उपलब्धियों ने उन्हें यह अभूतपूर्व उपलब्धि हिस्से में लाने में भूमिका निभाई है। विपक्ष के स्तर पर सवाल है, सत्ता पक्ष तो प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं है। वो पहले से ही ये दावा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देश के तो वो सबसे बड़े नेता हैं ही, पर दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। 138 करोड़ की आबादी वाला देश इस बात पर मुग्ध हो सकता है कि उसके यहाँ का प्रमुख दुनिया में अब सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर गिना जाता है। इस प्रकार के आंकड़े पहले भी आते रहे, पहले भी तमाम एजेंसियों के माध्यम से यह बताया जाता रहा है। पर विरोध के संदर्भ में कुछ तथ्य ये भी हैं कि देश की कुछ जानी मानी पत्रिकाओं और एजेंसियों ने जब देश के संदर्भ में सर्वे किया तो ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों के मुकाबले जबरदस्त गिरावट आई है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस नेता के संदर्भ में उसके अपने देश में लोकप्रियता घट रही है, उसके संदर्भ में इस आंकड़े को या इस दावे को कैसे भरोसे के साथ माना जाए कि दुनिया में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उपलब्धि के साथ दुनिया के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा कैसे लेते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। हमारे साथ इस रोचक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं और देश के हिस्से में देश के नेता के संदर्भ में आई हुई इस उपलब्धि पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जाने माने विचारक अरस्तु का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि विजय सदा ही भव्य होती है, चाहे वह संयोग से प्राप्त हो या दक्षता से। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जो एक काम की बात कही वो वर्तमान सफलता के संदर्भ में भी मुफीद है। आप कारण खोजते रहिए, पर कुल मिलाकर दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम द मॉर्निंग कंसल्ट है, उसने अपनी अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। मई की बात यह है कि इसमें जर्मन की चांसलर रही एंजेला मर्केल, वो उनसे काफ़ी पीछे हैं। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, वो भी बहुत पीछे हैं। और तो और छोड़िए, जो अमेरिका दुनिया का दादा बना रहता है, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले 6वीं पायदान पर हैं। तो इतने बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़कर सबसे आगे अगर नरेंद्र मोदी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ में 4 खास मेहमान जुड़े रहे। हमारे साथ में देश और दुनिया के संदर्भ में एक अलग समझ रखने वाले पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहर साहब खासतौर पर आज चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ में गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं, जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हर विषय के संदर्भ में बेहद संजीदगी से बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा आज इस चर्चा के लिए मौजूद है, धर्मलाल कौशिक जी के रूप में। धर्मलाल कौशिक जी छत्तीसगढ़ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कब कौन सी भूमिका में दिख जाए कह नहीं सकते। और इसके अलावा हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी है, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सज्जनहर साहब से करते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि दुनिया में भारत के संदर्भ में कौन सी पायदान पर देश आबादी की दृष्टि से है, तो भारत दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कहें तो काफी पीछे चला जाता है। समृद्धता की बात करें तो और भी पीछे चला जाता है। भुखमरी के संदर्भ में, करप्शन के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। ऐसी सारी हकीकतों के बीच हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर होने वाले सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर व्यक्त होते हैं। ये कमाल क्या है सज्जनहर साहब,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपकी समझ के हम सभी लोग कायल हैं। थोड़ा आप बताएं कि जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस के व्लादिमीर पुतिन जैसा करिश्माई नेता हो, चीन के जिनपिंग की कुशलता हो, उन सबके बीच में नरेंद्र मोदी इस सफलता के साथ कैसे? देखिए, जो दो तीन चीजें हैं हिमांशु जी। एक तो है जो आपने अभी शी जिनपिंग का भी नाम लिया, तो शी जिनपिंग ये जो नेता है, 13 जो नेता है उसमें वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि बेसिकली ये सभी वही देश हैं जो डेमोक्रेसी हैं, जहां पर कि वो जाकर लोगों से बात कर सकते हैं और उनकी फीलिंग्स पूछ सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं जो आपको कौन सा नेता पसंद है इसमें। दूसरी बात है, ये जो फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, मैंने उसके बारे में देखा पढ़ा। ये एक स्टार्टअप है, यूनिसॉन है, 2014 में ये स्टैब्लिश की गई और बहुत रिप्यूटेड कंपनी है। ऐसा नहीं है जो ये जैसे कहा जाए फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हो, तो जो कुछ भी ये लाते हैं केवल ये ग्लोबल लीडरशिप के सर्वेज ही नहीं करते हैं और बहुत चीज काम करते हैं, और उनको मैंने देखा है पिछले 3-4 साल से बहुत इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा है, इनको थोड़ा सा मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, विश्वसनीयता अच्छी है, तो उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। तीसरी बात ये है, जो जब हम बात करते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो ये जो भी असेसमेंट करते हैं, जो भी पोलिंग करते हैं, वो उसी देश में जाकर पोलिंग करते हैं। ये नहीं है जो वो अगर ये 13 जो नेता जिसके ऊपर उन्होंने बात की है, ये अमेरिका में बात करेंगे या जर्मनी में बात करेंगे या यूके में बात करेंगे। अगर भारत के नेता हैं तो वो भारत में आकर उनके बारे में बात करते हैं। चौथी बात इसमें ये है, जो ये भी मालूम करने का प्रयास करते हैं जो कितने लोग इनको सपोर्ट करते हैं, कितना परसेंटेज सपोर्ट करता है और कितना परसेंटेज उसी देश में इसी नेता के विरुद्ध है वहां पर। तो उस हिसाब से देखा जाए, जो मैंने अभी आज ही देखा इसमें, तो ये 70% प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में हमारे अपने ही देश में इसमें बताया गया है, और करीब 24% है जो कि वो आए हैं जो उनके विरुद्ध हैं। तो अगर इसको माइनस कर लिया जाए तो 56% इनका सपोर्ट उसमें दिखाई दिया है। चौथी पांचवी बात जो भी है इसमें, वो ये है जो प्रधानमंत्री मोदी का जो पॉपुलैरिटी थी, जो सपोर्ट लेवल था, वो अगर इसी साल में हम देखें अप्रैल में, मार्च में, वो कहीं इससे बहुत ज्यादा था, करीब 80-84% पर ये पहुंचा था, और उसके बाद अगर आप देखें तो 80-84% से कम होकर अब 70% पहुंचा है, परंतु फिर ये आगे और आगे बढ़ने लगा है। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा, आपने कहा जो बाइडेन वगैरह वगैरह, तो अगर आप उनके देश में देखिए तो इन नेताओं की वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। अब आप सब्सटेंटिव चीजों पर आएंगे तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा जो कैसे आपने कोविड को हैंडल किया है, कैसे आपने इकोनॉमी को हैंडल किया है, क्योंकि यही 2-3 चीजें हैं जो मुद्दे हैं जो कि पिछले 1-2 साल में ज्यादा उभर कर, और जो जिस देश की जनता का जो नजरिया बना है वो इसी के ऊपर बना है। और जो बाइडेन हालांकि इस जनवरी में ही राष्ट्रपति बने हैं, परंतु उनको चाहे कोविड-19 को हैंडल करना हो, चाहे इकोनॉमी हैंडल करना हो, चाहे वैक्सीनेशन हैंडल करना हो, चाहे अफगानिस्तान से विड्रॉल हैंडल करना हो, तो उसमें उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है। यही बात बोरिस जॉनसन की, मैं वही कह रहा हूँ जो आपने 2-3 नाम लिए थे, एंगेला मर्केल का नाम भी आपने लिया था, और एंगेला मर्केल का ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है जर्मनी में, परंतु फिर भी जो ये माइग्रेशन वगैरह का इशू आया था, कोविड-19 को उन्होंने ठीक डील किया है, इकोनॉमी से डील करने में उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई है, माइग्रेशन इशूज से डील करने में उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई है। तो इसको सभी चीजों को इस नजरिए से देखना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जो जिस देश में अब आप यहाँ पर अगर बात करिए तो सभी आपके मीडिया चैनल्स भी कहते हैं, मीडिया न्यूज़पेपर्स भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे लोकप्रिय यहाँ पर नेता है। तो ये जब बात कही जाती है, ये नहीं है कि दुनिया में लोकप्रिय है, हर एक देश में कौन सा नेता है जो कि सबसे अधिक लोकप्रिय है, और उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश भारत में सबसे लोकप्रिय नेता है। मैं सज्जन साहब 1-2 चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ इसके संदर्भ में। जो ये खबर छपती है वो तो ये बताती है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी, आशय हुआ कि दुनिया में सर्वे करते हैं, सर्वे करके वहाँ पे नेताओं के संदर्भ में बात करते हैं और लोग बोलते हैं भाई हमारे को तो सबसे ज़्यादा पसंद नरेंद्र मोदी है, बोध ऐसा होता है।
आप जो आकलन करके दे रहे हो उसके अनुसार ये है कि उनके उनके देश में ही सर्वे किया जाता है, तो बड़ा विरोधाभास है। इस देश की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है इंडिया टुडे, उसने अभी हाल ही में सर्वे प्रकाशित किया था, तो बताया था कि 2020 में नरेंद्र मोदी को 66% लोग देश के पसंद करते थे और वो प्रतिशत घट के 24% रह गया। देश की जो सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार है उसका आंकड़ा ये है, और जो मॉर्निंग कंसल्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा है उसका आंकड़ा ये है। किस पे भरोसा करें, एक सहजता से जहन में आता है। एक दूसरा, व्लादिमीर पुतिन कितने ही सालों से रूस के पर्याय बने हुए हैं, वो इस सूची में नहीं दिखते हैं। वो कुल जमा 7 साल से नरेंद्र मोदी हैं और वो नंबर 1 दिखते हैं। थोड़ा आप इस संदर्भ में समझाएंगे एक बात। दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते नरेंद्र मोदी इस लोकप्रियता के शिखर पर दिखाई देते हैं। बतौर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार आप हैं, आपका भी अपना एक आकलन होगा कि ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उनको इस हैसियत में रखती है। जस्टिन ट्रूडो लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री हैं पर वो इस सूची में पीछे हैं, तो आप क्या सोच पाए, आप क्या समझ पाए, थोड़ा इस पर रोशनी मिले। देखिए, दो चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण इसमें कही है। एक तो आपने कहा व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं है इसमें जी। तो जैसे मैंने जो कुछ कहा शी जिनपिंग के बारे में जी। वही बात लागू होती है व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जी। क्योंकि वहां भी रूस में भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप जाकर वहां पर ऐसे गैलप पोल्स वगैरह वगैरह उनकी अपनी कंपनीज तो करती हूं, परंतु जो बाहर की ये कंपनीज हैं, चाहे गैलप है या और है या ये मॉर्निंग कंसल्ट है जो कि आए हैं, तो मेरे विचार से या तो इनको इजाजत नहीं होगी या फिर इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, विश्वसनीयता नहीं होगी। और ये भी बात है, देखिए अगर आप चीन में जाएंगे किसी से पूछेंगे जो भाई आप बताइए शी जिनपिंग के बारे में क्या है, उनके पास कोई वो नहीं है जो वो कहें उसके विरुद्ध, शी जिनपिंग के बारे के विरुद्ध कुछ विचार कह दें। अगर कह देंगे तो वो अगले दिन जेल में होंगे। तो इसीलिए वहां भी व्लादिमीर पुतिन की भी ऐसी ही बात है थोड़ी बहुत, जो वहां पर भी कोई इतना ज्यादा अपोज नहीं कर सकता है, परंतु डेमोक्रेसीज में जाते हैं उस वहां पर। और दूसरी बात आपने जस्टिन ट्रूडो की भी कही। देखिए, हम यहां पर जानते हैं उन देशों के बारे में, वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको सतही तौर पर हम जानते हैं। अभी वहां पर कनाडा के इलेक्शन हुए हैं और इतने ज्यादा वो टाइट इलेक्शंस थे, तो इसी से पता चलता है जो उनकी कितनी ज्यादा वहां पर लोकप्रियता है और कितने ज्यादा लोग उनके विरुद्ध हैं। परंतु ये अगर देखा जाए तो ये दो चीजें आपने कही हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपने देश में, भारत में, और वो तो सभी अब इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन पोल होता है वगैरह होता है, और उस सब में यही बताया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भारत में बहुत अधिक है। और कुछ भी आप किसी भी नजरिए से इसको देख लीजिएगा, और उनके विरुद्ध खड़े होने वाले कोई और ऐसे बड़े नेता नहीं है। जहां तक आपने पूछा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैं तो ये भी कहूंगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, जो जिस प्रकार का वो अपना पर्सनल रैपो, केमिस्ट्री वगैरह वो और फॉरेन लीडर्स से एस्टैब्लिश कर पाए हैं, मेरे विचार से कोई भी नहीं कर पाया। आप देखिए अभी G20 में, COP26 में कैसे उनकी जो भी विश्व के नेता थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो वो एक ऐसी केमिस्ट्री एस्टैब्लिश कर पाते हैं जिससे भारत का भी कद बढ़ता है। ये नहीं है जो उनकी अपनी पर्सनल वो है, परंतु उससे भारत का कद बढ़ता है। और मेरे विचार से जिस प्रकार से भारत ने एक तो अपना वैक्सीनेशन किया है यहाँ पर, जो 100 करोड़ को से अधिक, 1 बिलियन से ज्यादा हमने कर लिया है इतने पीरियड में। यहाँ पर हमारे ही कुछ नेता कह रहे थे जो इसको 8 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। न्यूज़पेपर्स भी, आपके इंडिया टुडे ने भी यही कहा था जो पता नहीं कितने साल लगेंगे अपने पूरे लोगों को वैक्सीन कराने में। और जिस प्रकार से, हालांकि सेकेंड वेव जो आया है उसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ भारत का, जो यहाँ पर जैसे जितने कितने ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ी, हॉस्पिटल बेड्स की, परंतु उसके बाद जैसे भारत ने उसके ऊपर काबू पाया है और जैसे अपनी इकोनॉमी पर भी सेकेंड वेव के आते हुए इकोनॉमी के ऊपर उसने अच्छा वो किया है, और जैसे यहाँ के लोग हैं उनके लिए पूरे साल, पिछले पूरे साल और इस साल भी सभी को उन्होंने खाने के लिए, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सभी को ये मुहैया कराया है। तो मेरे विचार से पूरी दुनिया में भी इसकी तारीफ हुई है।
और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, उन्होंने कॉप G20 में कहा जो हम अगले साल 5 बिलियन जी। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे। और यहां पर कॉप 26 में जब उन्होंने अनाउंस किया जो हम नेट जीरो 2070 तक करेंगे, तो मेरे ख्याल से भारत की लीडरशिप उन्होंने काफी हद तक उसमें भी कायम कर ली। कायम की है। तो सज्जन हर तक को लगता है कि इस पर भरोसा करना चाहिए और काम ऐसे रहे जिसके कारण ऐसा दिखता है। गुरदीप सब्बल जी के पास में इस संदर्भ में कई बातें होंगी, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम धर्मलाल कौशिक जी से संवाद करें, उनके प्रिय नेता, उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि के संदर्भ में भाजपा क्या सोचती है, भाजपा का चिंतन इस उपलब्धि के संदर्भ में किस नजरिए के साथ है। धर्म जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा हिमांशु जी कि आज महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा में हमको शामिल किए हैं जी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का मैं व्यक्तित्व कह सकता हूं और कृतित्व जी। डिसीजन लेने की उनकी जो क्षमता, न केवल हिंदुस्तान देख रहा है बल्कि पूरे विश्व की आबादी जिसको देख रहे हैं जी। और जिस प्रकार से निर्णय प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, लोगों ने आलोचना की, समालोचना की, लेकिन मोदी जी का जो एक रास्ता क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है कि इस देश के लिए, इस देश के करोड़ों गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए कि आने वाले समय में जो बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना और उसके लिए जो भी उनको निर्णय लेना पड़ा। एक तो मैं ये कह सकता हूं कि निर्णय लेने के कारण में पूरे विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पर मोदी जी का लोहा लोगों ने स्वीकार किया है इस बात को लेकर के उस आदमी में निर्णय लेने की क्षमता है। दूसरी बात, जिस बात को लेकर के वो आगे चलते हैं, मोदी जी घबराते नहीं है, पीछे कभी हटते नहीं है। यहां हम तमाम राजनीतिक दलों की यदि देखेंगे, मैं चर्चा करना उसमें नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उनकी आलोचना करते हैं और जो प्रयास करते हैं कि इस देश में मोदी जी के आने के बाद में क्या हुआ, उसकी जो कमियां गिनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी उनके ऊपर लोग आरोप लगाए, इस देश की जनता ने उसको खारिज किया है और खारिज करके मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री नहीं है जिनका वैश्विक स्तर पर दौरा हुआ है, बल्कि इसके पहले भी देश के अनेकों प्रधानमंत्री बने जिन्होंने जाकर के विदेशों का दौरा किया, वहां के कार्यक्रम में भाग लिए, बैठकों में शामिल हुए। लेकिन आज इस बात को लेकर के गर्व से सीना फूल जाता है कि मोदी जी आज अमेरिका में है, कि मोदी जी आज रूस में है, कि मोदी जी आज जापान में है। न केवल वहां राजनयिक संबंध, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संबंध और जो भारत के लोग गए हैं उनसे उनकी वार्ता, हमारे हिंदुस्तान के लिए तो गर्व का विषय है ही मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन जो लोग यहां से भारत के विदेश में रहने वाले लोग हैं, आज ये गर्व की अनुभूति करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको देश को मिला है कि जिसके कारण में भारत का तो सम्मान बढ़ा ही है, हमारा खुद का सम्मान उस देश में बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हम यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से कोविड काल के संकट को हम सब लोगों ने देखा है। लोग चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन कहां से आएगी, वैक्सीन कब बनेगा। अनेक देशों ने दावा किया कि हमारे वैक्सीन अब उतरने वाले हैं, हमारे वैक्सीन आ जाएंगे, हम तैयारी कर लिए हैं। लेकिन इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि इस देश के हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे देश के चिकित्सक हैं, इन लोगों का जो अथक प्रयास और रात दिन जो काम किए, मोदी जी का उनके प्रति विश्वास और विश्वास का जो है, आज हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप का यदि आप आबादी देखेंगे, जितने यूरोप के पूरे आबादी है, उससे ज्यादा भारत के लोगों को 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन यहां लग जाना। कोरोना काल में जो मृत्यु की बात आई है, हमसे बहुत छोटे छोटे देशों का आप देखे हैं कि हमसे जो एडवांस है, आर्थिक मामले में जो सक्षम है, बाकी जो मामले में हमसे आगे हैं, लेकिन कोरोना काल में इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल के रखना और हमसे कई गुना कम आबादी के जो देश हैं, उनके यहाँ की जो स्थिति भयावह हम देखे हैं, कहीं न कहीं भारत के बड़े पॉपुलेशन को भी संभालने का काम मोदी जी ने उस कोविड काल में किया है। जहां तक आर्थिक बात की चर्चा किए हैं,
अशोक जी ने जी कि पूरे वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आई और सभी के लिए चिंता का विषय कि आर्थिक दौर से कैसे अपने को इस संकट से निकाला जाए। निश्चित रूप से मोदी जी उस समय देश के लिए जो पैकेज की जो व्यवस्था की है, जी अलग अलग उद्योग जो बंद हो गए हैं उनके लिए लोन कैसे किए जाए, उस उद्योग को कैसे चालू किया जाए, हमारे जो लेबर है उनको काम कैसे मिले, हमारे जो किसान है उनको कैसे हम रख सके और कम से कम इस कोविड काल में भूख से लोग ना मरे, इस बात की यदि चिंता की है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने। तो मैं धर्म जी आपको बीच में रोकता हूं, आपने काफी विस्तार से हमें चीजें बताई, लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस रेटिंग के संदर्भ में संशय पैदा करते हैं और उसका निदान आपसे अपेक्षित है। हालांकि मुझे लगता है कि गुरदीप सप्पल जी के पास में मेरे से भी ज्यादा सवाल होंगे। ठीक है, आपसे समझना चाहता हूं कि जिस नेता के नेतृत्व में देश चल रहा है और जिस अर्थव्यवस्था को देश की आत्मा बताया जाता है, कृषि को, 1 साल से देश की राजधानी की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, उसके संदर्भ में यह माना जाए कि वह नेता देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यकीन कैसे करें? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे इस संदर्भ में भी है, जिस कोविड के नियंत्रण के संदर्भ में, जिस कोविड को संभालने के संदर्भ में आप इतने अभिभूत हैं, उस देश में प्रवासी मजदूरों की बदहाली के दृश्य अभी भी जहन से मिटते नहीं है। पहली लहर के संदर्भ में, उसके बाद में भी ये उपलब्धि, ये दूसरा सवाल है। कोविड की जब दूसरी लहर आई, उसके बाद गंगा के किनारे पर किस तरीके से शवों की संदर्भ में दृश्य देखने को मिले, इसके बाद भी यकीन करें इस पर भी सवाल है। धर्मलाल कौशिक जी क्या सोचते हैं? इन सवालों के घेरे में होते हुए भी क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं? जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली के सीमा में किसान बैठे हुए हैं जी, देश की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। मैं अभी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं जी कुछ राजनीतिक दल भी आकर के अपने स्वार्थ सिद्धि में जी उनके कांधे में बंदूक रख करके गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन देश के जनता को मालूम है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं वो देश के हित में है, किसानों के हित में है। जी इसलिए आप उस राजधानी को जो वहां पर घेर करके रखे हैं, कौन लोग हैं क्या है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन देश के किसानों का उनका साथ नहीं है और इसलिए देश के किसान वहां पर नहीं गए, ना अपने प्रदेश में कोई आंदोलन किए, ना वहां जाकर के कोई समर्थन किए। यदि कोई गए हैं वहां पर तो कोई न कोई राजनीतिक दल के द्वारा उनको भेजने का काम किया गया और दिखाने का प्रयास किया गया कि देश के किसान उनके साथ में है, लेकिन देश के किसान न उस दिन उनके साथ में थे आंदोलनकारी के, न देश के किसान आज आंदोलनकारी के साथ में है। और सारे प्रदेशों को आप देखेंगे किसान अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उसको खारिज करता हूं कि मोदी जी का जो कृषि नीति बनाए हैं आज उस पे लोग चल रहे हैं आज नहीं चल रहे, वर्षों से चल रहे हैं। उनको अमली जामा पहनाने का जब प्रयास मोदी जी ने किया तब इस पर आपत्ति। इसके पहले राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडा में चुनाव में शामिल किया गया कि हमारी यदि सरकार आएगी तो हम ये नीति बनाने वाले हैं। वो एजेंडा का कॉपी आज भी मेरे पास में है, मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन सरकार में नहीं आई। तो मोदी जी को कैसे घेरा जाए, क्योंकि जनता ने उनको एक तरफ से खारिज कर दिया तो लोगों को लगा कि किसान के आड़ में हमको ये अच्छा अवसर है कि उनके साथ में हम जुड़ जाएं। इसलिए देश के किसान उनके साथ में नहीं है। दूसरी बात, किसान जो हमारे जो मजदूर की बदहाली, हम सबको मालूम है कि उस समय की जो स्थिति निर्मित हुई थी, पूरे वैश्विक स्तर पर दहशत की स्थिति, भयावह स्थिति संभलने का, मैंने कहा हमारे तो इतने बड़े पॉपुलेशन है लेकिन जिनके कम पॉपुलेशन है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमसे कई गुना ज्यादा सक्षम है, ऐसे लोग भी उस समय में अपने आप को असहाय महसूस किए। लेकिन मोदी जी ने उस समय देखिए आपकी व्यवस्था, उन्होंने ट्रेन से व्यवस्था की, उन्होंने बस की व्यवस्था की और अपने प्रदेशों में लोग कैसे जा सके कि उनको भोजन प्राप्त हो सके। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर रही, कहीं न कहीं हमारे यहां भी रही है, लेकिन अब दूसरे काल में आप खंड में देखेंगे ये लेबर की जो समस्या है एक प्रकार से बिल्कुल खत्म हो गई, व्यवस्थित रही है। ऐसी स्थिति नहीं आई क्योंकि संभलने का अवसर मिला और आज हमारे लेबर कहीं पे नहीं तड़प रहे, कहीं पे नहीं तड़प रहे। कुल मिला के धर्मलाल कौशिक जी बेहद अभिभूत है
अपने नेता को इस ऊंचाई पर देखकर। पर गुरदीप सप्पल जी, आपसे जरूर समझना चाहता हूं, जिस नेता को कोई क्षण छूटता नहीं है, जिसमें आप कोसते नहीं, सारी समस्याओं की जड़ मानते नहीं, उस शख्स की ऊंचाई आपके रोकने से रुकती नहीं। आप उन्हें देश में रोकना चाहते हैं और वो दुनिया के स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर बधाई देना चाहेंगे या इसकी आलोचना करना चाहेंगे? पहला सवाल तो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता से यही है, किसे वो देश का गर्व का विषय मानते हैं या इस सर्वे को ही संदेह की निगाह से देखते हैं? बधाई की बात आपने की तो नौटंकी पे तालियां तो इस देश में शुरू से बजती आई हैं जी। आप देखिए कि ये सर्वे है क्या जी। ये वैसे ही है कि भारत के लोगों से पूछा कि आपके यहाँ सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। जैसे कि कोक पीने वाले से कोई पूछे कि बताइए सबसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक आपको कौन सी लगती है, ये कोक वाला से पूछा जाए जी। और पूछा भी कितनों से? 90 करोड़ मतदाता हैं देश में, 90 करोड़ वोटर, उनमें से 2126 लोगों से पूछा गया, ऑनलाइन पूछा गया। हिमांशु जी, ऑनलाइन लोगों में निश्चित तौर पे 80 करोड़ वो लोग नहीं ऑनलाइन थे जिनको मोदी जी कहते हैं कि अभी राशन हर महीने पहुंचा रहे थे। तो जो राशन के लिए, फ्री राशन के सरकार पे निर्भर हैं, वो ऑनलाइन जाके वोटिंग तो दे नहीं रहे थे। बाकी जो भी बचे लोग हैं, 2126 लोगों पे ये बोला कि मोदी जी यहाँ पे बहुत सफल हैं और इससे मोदी जी खास आज खुश नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे कभी ये सवाल पूछा गया है। ये उनके आईटी सेल के लोगों ने वोट दिए, उन्हीं से पूछा और वहां भी 30% वोट कम हो गए, तो वो बहुत खुश होंगे नहीं। हाँ, डंका जरूर बच रहा है और क्यों बज रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आज ये खबर नहीं फैलाई जाती तो आज आप किस मुद्दे पे चर्चा कर रहे होते जी। 4 मुद्दों में से एक मुद्दा आज आपने और बाकी मीडिया ने उठाया होता। और 4 मुद्दे कौन से हैं हिमांशु जी? आपने पूछा होता कि कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या बीजेपी के नेता हो या संघ हो या संघ के पदाधिकारी हो या गली मोहल्ले के कार्यकर्ता हो, एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा, ये चिंता नहीं की कि चाइना आके बॉर्डर क्रॉस करके क्यों बैठ गया, चाइना ने हमारी इलाके के अंदर कॉलोनी क्यों बना ली। ये सवाल आज मीडिया जरूर पूछता अगर ये सर्वे नहीं आया होता जी। नहीं, ये नहीं पूछता, दूसरा मुद्दा होता। आज देश के अंदर 92 शहर में पॉल्यूशन इतना है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। और मोदी जी के राज में, मोदी जी के पहले 50 जो टॉप पॉल्यूटेड शहर थे दुनिया के, उनमें 2 भारत के थे, आज 35 भारत के हैं। टॉप 30 में 22 शहर भारत के हो गए। पॉल्यूशन, सांस लेने की जगह नहीं है। लेकिन मोदी से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, पॉपुलर है ये डंका बचाया जाएगा। या कोई ये पूछता कि आज लखीमपुर खेरी, बड़ा किसानों की बात की अभी कौशिक साहब ने, आज लखीमपुर खेरी का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जी। और सरकार ने क्या बोला वहां पे हिमांशु जी कि 13 अभियुक्तों का हम जांच कर रहे हैं और केवल एक के पास मोबाइल था, 12 मोबाइल फोन कैरी नहीं कर रहे थे। मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट को इस लेवल पे गुमराह कर रही है कि आज की तारीख में 12 लोगों बिना मोबाइल के रह रहे थे वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि हम एक हाई कोर्ट का जज, पूर्व जज को नियुक्त करते हैं जो रोजाना इस इंक्वायरी को मॉनिटर करे। ये कितनी शर्मनाक बात है आज किसी भी सरकार के लिए। ये आज हुआ देश के अंदर। और अगर हम बात करें, आज नोटबंदी की 5वीं सालगिरह है, 5वीं सालगिरह, खबरें आ गई है, पूरे मीडिया में आ गई कि कैश बढ़ गया, 17 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ हो गया। हम सब जानते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, हम सब जानते हैं कि इकॉनमी डूबी हुई है, हम सब ये जानते हैं कि लोगों ने पेटीएम हो या यूबीआई हो या भारत पे हो, इस सब के थ्रू ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया है। इसके बावजूद कैश देश में ज्यादा है। वो कैश कहाँ है फिर जी? वो कैश लोगों की अलमारियों में बंद है, और वो जो अलमारियों में बंद कैश होता है वो काला धन होता है हिमांशु जी। इस देश के अंदर नोटबंदी के बाद इतना पैसा आ गया है, इतना कैश आ गया है। 1962 से जब नया पैसा आया हिमांशु जी, 62 से लेके 96 तक 17 लाख करोड़ रिजर्व बैंक ने रिलीज किया जी। और 2016 तक, 96 तक नहीं, सॉरी, 62 से 2016 तक 17 लाख करोड़, और 2016 से अब तक और 11 लाख करोड़ जी। ये मोदी जी ने किया। पूरी इकोनॉमी को भट्टा बना के, कैश इकोनॉमी में डाल के, ब्लैक इकोनॉमी की तरफ पूरी इकोनॉमी को धकेल दिया है। ये 4 सवाल छुप जाएं
इसलिए आज ये ऐसा सर्वे कर रहे हैं। मैंने मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट है, उसका नाम है morningconsult.com, जी आपके दर्शक खोल के देख लें, उस पर ढूंढ के देख लें। ये जो सर्वे हमारा मीडिया जो सर्वे कर रहा है, चर्चा कर रहा है ना, वो उनकी वेबसाइट के होम पेज पे है ही नहीं जी। वो वेबसाइट खुद इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रही है। आपको जाकर ढूंढना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, तब आके आपको वो सर्वे मिलता है। गुरदीप सिंह सप्पल जी, मेरे कुछ सवाल है। आपने कई सारी चीजें बड़ी मौलिक रूप से हमसे साझा की। ये जब भी सर्वे आते हैं ना, इन सर्वे के संदर्भ में लोग इसी तरीके की बात करते हैं। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक सर्वे आया था सी वोटर के माध्यम से, और उसने बताया था कि देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें भूपेश बघेल देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बधाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय पर आपने नहीं साझा किया हमसे कि ये कितने लोगों के बीच में सर्वे हुआ, किस प्रकार का सर्वे हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अगर ये आया तो गुरदीप सप्पल जी के पास में जानकारी है कि 2106 लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया। आपको किसने मना किया उसमें हिस्सेदारी के संदर्भ में, ये सवाल है। समझना ये चाहता हूँ सप्पल साहब कि क्या आप नहीं मानते हैं कि जो धर्मलाल कौशिक जी यहाँ पर बोल रहे थे कि वो निर्णय लेने वाले शख्स हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार फैसले ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें स्थापित करता है। उन्होंने 3 तलाक के संदर्भ में फैसला लिया, उन्होंने फैसला लिया धारा 370 के संदर्भ में, उन्होंने फैसला लिया राम मंदिर के संदर्भ में। तो जिस विचार को लेकर उनका राजनीतिक दल 70 साल से सफर तय कर रहा था, मौका मिलने पर उन विचारों को व्यवहार में परिणत किया। इसलिए नरेंद्र मोदी इस जगह पर दिखते हैं तमाम आलोचनाओं के स्वर उठने के बाद, या इससे इतर कुछ और गुरदीप सिंह सप्पल देख पाते हैं। पहला सवाल तो सर्वे पर जी। जो मुख्यमंत्रियों का सर्वे होता है हिमांशु जी, उसमें देश के सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर वोटिंग की बात होती है जी। और वो सैंपल साइज भी 50,000, 60,000, कभी कभी 80,000 का होता है जी। पूरे देश में एक नाम पे 2,000 लोगों की ऑनलाइन वोटिंग नहीं होती है। हालांकि उन सर्वेस पे भी मेरा कोई बहुत यकीन होता नहीं है, मैं पहले भी आपके शो में बोल चुका हूँ। लेकिन ये सर्वे तो किसी को मालूम ही नहीं ना। जो सर्वे मालूम ही किसी को नहीं, उसमें कोई जाके वोटिंग कैसे करेगा। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मोदी जी आए तो जो आरएसएस का जो अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थे उसको लागू करने में मोदी जी ने जान लगा दी। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सवाल ये है कि इस देश में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो केवल विध्वंसक मुद्दे पे होगी या सृजनात्मक मुद्दों पे भी होगी। सवाल ये है कि जो कुछ देश में है वो आपने विध्वंस करने के लिए कोशिश की, ठीक है, आपने कश्मीर में जो कुछ किया कर दिया। आज 2 साल के बाद भी आप कितने कश्मीरी पंडित वहां बिठा पाए वापस? उनसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी के टाइम पे वहां बसे थे, उनसे ज्यादा। आज वहां पे शांति हो गई? नहीं हुई ना। सवाल यह है कि देश में आपने विध्वंस कर दिया डिमोनेटाइजेशन पे, लेकिन आपने इकोनॉमी डुबो दी। सवाल ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, सवाल ये कि देश को जरूरत किस बात की है। उनके पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जिसकी की संघ के अंदर उनको ट्रेनिंग है उसको छोड़ दीजिए। तो मुझे कोई एक सक्सेस स्टोरी बताइए। अभी कौशिक जी ने बोला जब वो देश जाते हैं वाहवाही होती है। अभी अमेरिका गए थे, इस देश ने पुराने, तब ये इतनी सोशल मीडिया नहीं था, देखा था कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति रिसीव करने प्लेन तक आते थे, छाता पकड़ के साथ चलते थे, चाहे रेगन साहब हो चाहे केनेडी साहब रहे हो पहले वहां पे। जब नेहरू गए या राजीव गांधी गए या मनमोहन सिंह जी गए थे तो खड़े होकर 10 मिनट तक ताली बजाई थी। इस बार जब मोदी जी गए थे तो अंडर सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर भेजा और बाहर ना रिसीव करने आए राष्ट्रपति मोदी जी को, ना छोड़ने आए। अनहोनी थी ये। सज्जन नहार साहब यहाँ बैठे हैं, वो बता सकते हैं इस बात को। ये अनहोनी थी। कुल मिला के गुरदीप सप्पल जी खारिज कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास किस्से तो इस प्रकार के भी हैं कि इंदिरा गांधी जो हमारे देश की बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी, वो भी अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने के लिए गई थी, और किस्सों में पढ़ते रहते हैं कि उन्हें बड़ा लंबा इंतजार कराया था। लेकिन बहरहाल अपने नेताओं की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस उपलब्धि पर वाकई मुग्ध होना चाहिए या मूलभूत प्रश्नों से ध्यान हटाने की कोशिश, जैसा गुरदीप सिंह सप्पल जी कह रहे हैं कि मूल मुद्दों पे जिन पे बात होनी चाहिए थी उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के सर्वेस को चर्चा का विषय बना दिया जाता है। इसका उत्तर हमें राजकुमार सिंह जी से मिल सकता है। तो राजकुमार जी, आपसे समझना चाहते हैं कि इस सर्वे को जमीनी हकीकत के करीब बतौर पत्रकार आप देख पा रहे हैं, या गुरदीप सप्पल जी जो आशंका जता रहे हैं
कि मूलभूत प्रश्नों से मुंह चुराने की कोशिश है, इसलिए ये सब है। क्या है राजकुमार जी? आऊंगा गुरदीप जी, एक बार राजकुमार जी की भी बात सुन ले। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपनी दलीय निष्ठा या वैचारिक संकीर्णता का चश्मा उतार करके चीजों को देखना चाहिए जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जिनकी विश्व स्तर पर प्रशंसा हुई है या उनका सम्मान या मान बढ़ा है जी। अब देश के नेता का मान सम्मान बढ़ता है तो देश का भी बढ़ता है जी। इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता का लोहा दुनिया ने माना। जी। मुझे नहीं लगता कि उस समय विपक्ष के किसी नेता ने या विपक्ष के किसी दल ने इंदिरा गांधी की मान सम्मान बढ़ने पर, प्रतिष्ठा बढ़ने पर सवाल उठाया हो या संदेह किया हो। जी। दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह जी 2004 में प्रधानमंत्री बने तो एक अच्छे अर्थशास्त्री के तौर पर, जिन्होंने 1991 वित्त मंत्री के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को झंझावात से निकालने में भूमिका निभाई थी, ऐसे व्यक्ति के तौर पर माना गया, जाना गया और कई बार ये बात बताई गई। विदेश के राष्ट्राध्यक्षों ने भी कहा कि जब मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो सिर्फ देश नहीं सुनता, दूसरे देशों के लोग भी सुनते हैं। तब मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में रहते हुए किसी नेता ने या किसी दल ने उनकी इस मान सम्मान पर कोई सवालिया निशान उठाया। जी। तो हमें एक तो ये समझना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा विदेश में बढ़ती है जी। या उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है या पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उससे इस देश के दल को, किसी भी दल को या उसके नेताओं को या प्रवक्ताओं को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि ये मामला राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हमें समझना होगा कि ये सर्वे जो हुआ है जी, जैसा अशोक सज्जन हर जी ने बड़े विस्तार से बताया जी, कि हर देश की परिस्थितियों के मद्देनजर होता है, उन परिस्थितियों के मद्देनजर देश की सरकार के कामकाज के आधार पर होता है। तीसरा और बहुत व्यवहारिक पहलू यह है, उस देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी, उन परिस्थितियों में क्या उस नेता के प्रति कोई चुनौती भी है समक्ष। जी, अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कितने कम मार्जिन से और कितने विवाद के बाद हारे। जी, बोरिस जॉनसन कितनी चुनौतियों के बीच अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। दूसरी बात, अब आप भारत के संदर्भ में देखें तो नरेंद्र मोदी के समक्ष 2014 से लेकर के 2021 तक जी, क्या कोई राजनीतिक दल, क्या कोई राजनेता चुनौती पेश कर पाने के आसपास भी है? तो जब आप कोई सर्वे करेंगे तो सर्वे में शामिल लोग 2126 हों या 22,226 हों या 22 लाख हो जाएं, जाहिर सी बात है जो आपके सामने उपलब्ध विकल्प होंगे उन्हीं में से किसी को चुनेंगे। और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी के आसपास आज भी कोई नहीं है। गुरदीप सप्पल जी को यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जी। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, दो तीन कामों की बात कही सप्पल जी ने। जी। मैं कोई उनके सवालों का जवाब देने की मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरी वो भूमिका भी नहीं है। जी। लेकिन कुछ सवालों से मुंह आप नहीं चुरा सकते। नोटबंदी की बात आई, मैंने आपके चैनल पर भी बार बार कहा, एक से अधिक बार कहा कि नोटबंदी का फैसला गलत नहीं था जी। उसका इंप्लीमेंटेशन गलत था। उस इंप्लीमेंटेशन के चलते परेशानियां लोगों को हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार लोगों को समझाने में सफल रही। इरादा गलत नहीं था, व्यवहारिक दिक्कतें आई और किसी अच्छे काम को करने में अगर कोई व्यवहारिक अड़चनें आती हैं तो कई बार उनका पूर्वाकलन नहीं हो पाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें लोकसभा में मिली 2019 में उससे ज्यादा मिली। राजकुमार जी, मैं बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ में थोड़ी देर के लिए ही और हैं। उन्होंने पहले से ही ये आग्रह किया था कि उन्हें जो है 8:45 बजे छोड़ दिया जाए। तो मैं आपकी अनुमति के साथ में सज्जनहार साहब से एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। और सज्जनहार साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं कि बार बार इस देश को ये बताया जाता है कि देखिए, ये पहली बार है जब इस देश के किसी नेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा सम्मान और स्थान मिल रहा है। आप जो विदेश नीति के मर्मज्ञ हैं, जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही समर्पित किया है,
आपसे समझना चाहते हैं क्या हमारे इससे पहले जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, उनकी कोई हैसियत वैसियत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं हुआ करती थी? यह पहला मौका है जब हमारी ऐसी उपस्थिति है, क्योंकि इतिहास थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ने की कोशिश की तो बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस दौर में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी हनक बहुत थी। गुटनिरपेक्ष जैसी व्यवस्था, उनके प्रयासों से नासिर, टीटो और नेहरू के संदर्भ में लोग किस्से सुनाया करते हैं। इंदिरा गांधी के संदर्भ में भी ऐसा सुनते हैं। मनमोहन सिंह को बड़ा सम्मान मिलता था, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। सच क्या है सज्जनहार साहब? आपसे बेहतर शख्स मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए आपसे ये सवाल कर लिया। देखिए हिमांशु जी, मैं तो ये कहूंगा, जिसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा कहा जाता है, कंपैरिजन्स आर ओडियस जी। मतलब इतनी ज्यादा कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, बेहतर होता है। आई थिंक हर एक को अपने तौर तरीके से अगर हम तोलें तो ठीक रहेगा। देखिए अपने, मैं तो ये कहूंगा विद ऑल फेयरनेस, जो हमारे नेता थे अपने समय में, उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम किया है, और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके लिए उनको वाहवाही जरूर मिली है, देश में भी और पूरी दुनिया में भी। पंडित जी जब गए थे यहाँ से अमेरिका गए थे, इंदिरा जी को साथ लेकर गए थे, बड़ी उनकी अच्छी वहां पर आवभगत हुई थी। इंदिरा जी ने अभी जो बताया गया है, आप ही ने कहा था, जो 45 मिनट उनको वेट करना पड़ा जब रिचर्ड निक्सन से वो मुलाकात करने वाली थी, और जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उन्होंने और हेनरी किसिंजर ने उनके लिए इस्तेमाल किए थे, वो बिल्कुल भी कोई नहीं करता। परंतु फिर भी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रुतबा था पूरी दुनिया में, और मैं गया हूं, मैंने बहुत देशों में सर्व किया है, और अभी तक लोग उनको याद करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और राजीव गांधी जब गए थे वहां पर अमेरिका गए थे, तो जैसे उनकी रोनाल्ड रीगन से बातचीत हुई, जैसे उनको वहां पर टेक्सास लेकर गए, तो ये सबको विदित है। और उनकी भी बहुत, हालांकि कार्यकाल छोटा था, परंतु बहुत उनका भी वहां पर अमेरिका में बहुत ही अच्छी तरीके आवभगत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की तो आप देखिएगा, मतलब हर देश के साथ आज जो हम जैसे मैं कहूंगा रीप कर रहे हैं, जो फल रीप कर रहे हैं, जिनको हम जिसका फायदा हम ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर आप रूस के साथ कहिए तो वो अटल जी के समय हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप अमेरिका के साथ कहिए वो उनके समय हुई, और जो सभी देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ वही 2000 में उन्हीं के समय हुई। तो इसीलिए अटल जी का भी जब अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ जो शुरुआत हुई, वो उसी समय हुई जब 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आए थे। वही बात है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनसे पूछा गया 10 साल बाद जो आपका सबसे ज्यादा अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को साइन करना सबसे ज्यादा उनकी अच्छी अचीवमेंट है पूरे 10 साल की। उसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको आगे लेकर गए हैं इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रधानमंत्री मोदी। तो मैं तो ये कहूंगा, जो देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने देश का नाम रुतबा पूरी दुनिया में आगे किया है, मैं कहूंगा बहुत ही सराहनीय है सभी देशों के साथ। फॉर इंस्टेंस अगर आप अमेरिका की ही बात लीजिए, अब सपल साहब कह रहे थे, जो बहुत उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी और उनके लिए भी छाता पकड़ कर गए। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए अमेरिका में, तो रियली एज अ टूरिस्ट गाइड बराक ओबामा उनको लेकर गए थे मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल में, आपको याद होगा उसमें बिल्कुल देखिए, सभी को यहाँ पर सभी अच्छी जानने वाले हैं, सभी को मालूम है, जो जब यूएन जनरल असेंबली में कोई भी नेता आते हैं उनको वॉशिंगटन आने का न्योता कभी नहीं दिया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। उनके बिफोर ही टुक द ओथ सेरेमनी, बराक ओबामा का उनको टेलीफोन आया और कहा जो आप सितंबर में यहां पर आ रहे हैं तो वॉशिंगटन में आइएगा, और सभी ने वो देखा है जो कैसे वो हुआ है। जहां तक सपल साहब की बात है, जो भाई वहां पर वो दरवाजे तक लेने आते थे, दरवाजे तक छोड़ने आते थे, देखिए ये हमको समझना है, जो अभी क्वाड मीटिंग थी, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग नहीं थी जब वो वहां से उनको मिलने गए थे। तो इसीलिए अगर वो जाते, ये इनके लिए मोदी जी के लिए जाते, तो मतलब हर एक के लिए उनको वहां पर, चाहे ये सुगा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, मॉरिसन है, उनके लिए जाना होता, परंतु हर एक नेता ने अपनी तरफ से ये किया हुआ है।
और मैं तो समझता हूं जो चाहे रूस के व्लादिमीर पुतिन से हो, एक आपको मैं उसका उदाहरण देता हूं, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वो चेयर किया पहली बार, जब हम यूएनजी के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर उन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया वहां पर, तो व्लादिमीर पुतिन स्वयं उस मीटिंग में आए और पूरी देर तक वहां पर रुके। और इससे पहले वो कभी ऐसी मीटिंग्स में जाते नहीं है, इससे पहले वो कौन सी मीटिंग में गए थे, 2005 में गए थे। तो मैं ये कहूंगा जो सभी नेताओं के साथ ये कहा जाता था, जब बराक ओबामा गए, जो भाई ट्रंप के साथ उनकी कैसे संबंध होंगे, बहुत अच्छे संबंध थे। ट्रंप के बाद उन्होंने, लोगों ने कहा, जो इन्होंने कह दिया है अब की बार ट्रंप सरकार, तो इसीलिए संबंध जो बाइडेन के साथ कम होंगे। आप देखिए जो बाइडेन के साथ कितने अच्छे घनिष्ठ संबंध उन्होंने बनाकर रखे हैं। तो देखिए ये वाली जो संबंध होते हैं अपनी जगह पर होते हैं, राष्ट्रीय हित अपनी जगह पर होते हैं, और उसको आगे ले जाने में बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का कोई कमी नहीं है, और सब जगह पर सभी देशों के साथ, और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं। तो मैं और समय नहीं लूंगा, बस आपका धन्यवाद करूंगा। जी सज्जनर साहब धन्यवाद। देखिए सज्जनर साहब ने जो मूल बात कही वो ये कही है कि इस देश को जो भी नेतृत्व मिला है उसने उस दौर में देश को गौरवान्वित करने का यथेष्ट प्रयत्न किया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकार भी किया गया है। मोदी के हिस्से में आज के दौर में चीजें बदल रही है, तो कुछ और नई चीजें भी आ रही हैं। हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी थे, उनकी कुछ बात अधूरी रह गई थी। गुरदीप सप्पल जी, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं, एक बार राजकुमार जी की पूरी बात सुन लूं। जी राजकुमार जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो चीजें हैं आप उनको कभी सकारात्मक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मोदी सरकार से गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी रेटिंग एजेंसी के परिणाम आए हैं, चाहे ऑनलाइन सर्वे था, सैंपल साइज हर बार सर्वेज का बहुत अच्छा नहीं होता जी, यही साइज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और उन्हीं सैंपल सर्वेज के बेस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं और फैसले भी आते हैं। कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं। तो जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, हमें समझना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनकी कोई लोकप्रियता, स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनती है, तो कम से कम देश के लिए भी प्रतिष्ठा की नजर से हमें देखना चाहिए, देश की प्रतिष्ठा की नजर से देखना चाहिए, ये राजकुमार सिंह जी का कहना है। पर धर्मलाल कौशिक जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आता हूं। राजकुमार सिंह जी एक जहीन पत्रकार होने के नाते ये अपेक्षा जता रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के संदर्भ में उपलब्धि है तो उसके संदर्भ में उसी दृष्टि से देखना चाहिए। पर आप लोग जो ये माहौल बनाते हैं कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि बताने के लिए उससे पहले के जितने नेता हैं वो कितने छोटे थे, वो कहीं गुरदीप सप्पल जी या उन जैसे तमाम लोगों को बाध्य नहीं कर देता है कि आपकी उपलब्धियों पर संदेह की छींटें उछालें? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है? मैं आपको एक घटना के ऊपर याद दिलाना चाहता हूं। जी, 1971 जी, भारत पाकिस्तान युद्ध, जी, बांग्लादेश नए राष्ट्र के रूप में उदय, जी, और उस समय इंदिरा गांधी जी के विषय में जी, अटल जी ने क्या कहा हम सबकी जानकारी में है। जहां अपने देश के नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो, मुझे लगता है सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रही सवाल राजनीति के, यहाँ हम पॉलिटिकल पार्टी काम करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जब काम करते हैं तो यहाँ क्रिटिसाइज और बाकी चीजें हम करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें देश के लोगों को या गुरप्रीत जी को क्या आपत्ति है। यदि मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है तो मैं समझता हूं एक लाइन वो बोल सकते हैं, इसका मैं सम्मान करता हूं करके, उसमें कुछ घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता है। इसलिए इतना थोड़ा सा बड़ा मन बना करके तो काम करना चाहिए और चलना चाहिए। राजनीति में बहुत अच्छे निर्णय चाहे किसी भी पार्टी के आए हैं, उस निर्णय का भी हम लोगों ने स्वागत किया है, और बड़े मन से कभी कभी स्वीकार भी करते हैं कि जो अच्छा काम है वो अच्छे काम है। बाकी लोकल जो राजनीति और देश की राजनीति है अपने जगह पर है, अपने स्थान पर है। पर धर्म जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धि आई है इसमें राजकुमार सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, सज्जनहार साहब ने भी उस संदर्भ में दिशा दी थी कि उस देश की परिस्थितियों को देखिए, वो कितने मुश्किल हालात में वहाँ के नेता हैं, उनका जो अपने प्रतिद्वंदी दलों से अंतर है या नेताओं से अंतर है वो कितना कम है। ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जीत का अंतर कितना कम था। बोरिस जॉनसन के संदर्भ में ये स्थिति, जस्टिन ट्रूडो भी जैसे तैसे अपनी सत्ता बचा पाए हैं। उसके मुकाबले दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंतर बहुत बड़ा है। कहाँ आप 300 से ऊपर सीटों पर पहुंच गए,
कहा कांग्रेस 52-54 सीटों के संदर्भ में ही फेर में है। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि जो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ये उपलब्धि आती है उसमें कांग्रेस का भी बड़ा योगदान है? जैसा राजकुमार जी का कहना है विकल्पहीनता, तो उस विकल्पहीनता ने भी ऐसे आंकड़े बनवाने में मदद की है। कांग्रेस के कितने आभारी हैं धर्मलाल कौशिक जी आप, आपके नेता को ये उपलब्धि मिलने के संदर्भ में? देखिए, कांग्रेस की जहां तक आभारी की बात है, जी। मैं ये कह सकता हूँ, ये कहा जाता था कि गोरे के राज में सूर्य का अस्त नहीं होता, जी जब अंग्रेजों का राज्य था जी और उसके बाद में आजादी मिले जी तो आपके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और उसके बाद में सौराष्ट्र से लेकर के आपका असम तक जी। कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही और जिस प्रकार से उसके नेतृत्वकर्ता मिले, जी। मैं आलोचना करना नहीं चाहता, जी। लेकिन हिंदुस्तान के जनता ने बता दी कि अब उनका स्थान कहाँ है। जी। आज यदि मोदी जी वैश्विक स्तर पर जाकर के कोई बात दमदारी से कर रहे हैं जी तो उसका ये भी कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। जी न केवल स्पष्ट बहुमत, बल्कि जिस प्रकार से यहाँ के राजनीतिक दलों के आप आंकड़ा देख रहे हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर इस बात को मान रहे हैं कि मोदी जी एकमात्र हिंदुस्तान के जो नेता है, देश की जनता उनके साथ में खड़ी हुई है और जिस बात का कमिटमेंट जाकर के वैश्विक स्तर पर करे वो कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। अन्य राष्ट्रों के बारे में जो चर्चा हुई है कि कितने मुश्किल के साथ में सत्ता में आए, जी। विवाद की स्थिति बनी, लोग ये भी देखते हैं कि आज ये स्थिति है, कल क्या स्थिति बदल जाए, क्या परिवर्तन हो, और हम यदि समझौता करें तो उसके क्या इंप्लीमेंट होने में कहीं कोई शंका तो नहीं है। लेकिन भारत के साथ में वो स्थिति नहीं है, मोदी जी के साथ कोई स्थिति नहीं है। अब यदि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के जनता ने, यदि सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की जो बात होती है, जी जो अपना अध्यक्ष भी बनाने में आजकल असफल हो रहे हैं, यदि जनता ने उनको प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं समझा तो मैं जनता को धन्यवाद दूं या कांग्रेस को धन्यवाद दूं या उनके नेतृत्व को धन्यवाद दूं? इस धर्म जी उलझन में है, किसको धन्यवाद दूं? जनता को दूं, कांग्रेस के नेतृत्व को दूं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूं? गुरदीप जी, धर्मलाल जी की मदद कीजिए ना, किसको दें? पर सवाल यह है कि 2018 में चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में 90 में से 69 सीटें कांग्रेस जीतती है। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, 230 सीटें हैं, उनमें कांग्रेस के हिस्से में 114 सीटें आती हैं। राजस्थान में चुनाव होते हैं, 199 में से 100 की करीब आंकड़े पर कांग्रेस पहुंचती है। पर उसके 4 महीने बाद ही जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 पे भाजपा जीतती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से 28 में भाजपा जीतती है। राजस्थान की 24 की 24 भाजपा के हिस्से में चली जाती है। उसके बावजूद भी आपको नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को लेकर संदेह रहता है, क्यों? हिमांशु जी, नरेंद्र मोदी हमें इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि हमको उनकी विचारधारा स्वीकार नहीं है। जी, बात चुनावी रिजल्ट की नहीं है। कौशिक जी ने भी बीजेपी या आरएसएस तब नहीं छोड़ी थी जब वो 2 सीट आई थी लोकसभा के अंदर, तब भी वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे थे। तो विचारधारा का जहां सवाल है वो स्पष्ट है। लेकिन जितना अभी उपदेश दिए जा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, तो मैं तो आज भी और कांग्रेस के लोग ज्यादातर आज भी मोदी जी को मोदी जी कहकर बुलाते हैं। जी, लेकिन यही बीजेपी आरएसएस के लोग नेहरू जी को क्या कह के बुलाते हैं, पूछिए जरा इनसे। जी, राजीव गांधी जी को क्या क्या के सुनाते हैं, पूछिए जरा इनसे। मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या खुद मोदी जी ने बोला। पार्लियामेंट में एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया सम्मान करती है, 2 बार के प्रधानमंत्री के बारे में रेनकोट वाला बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तो पाकिस्तान से मुशर्रफ को जोड़कर मनमोहन सिंह जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। और मोदी जी से पहले विदेशी भूमि पे भारत की राजनीतिक दलों का या प्रधानमंत्री की आलोचना कभी किसी ने नहीं की थी। पहली बार मोदी जी ने अमेरिका के भूमि में जाकर, फिर किसी ने नहीं की थी। वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी ने कभी नहीं की थी, वो परंपरा अलग थी। मोदी जी खुद वाजपेयी जी की परंपरा को कभी नहीं माने हैं। और बीजेपी के लोग खड़े होकर अगर मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर चोर बोलते थे, जो कि ईमानदारी के हर लेवल पर, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई लेवल ही बचा है जिस लेवल पे मनमोहन सिंह जी थे।
आप उनको बिना मतलब बेसलेस तरीके से जिस तरह से उन पे अटैक करते आए हैं, तो तब क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? जी तब क्या ये सब लोग मोदी जी को 303 सीट मिली है ना, जी 542 में से। नेहरू जी को 490 में 362 मिली थी, 367 मिली थी। इंदिरा जी को 370 मिली थी, 400 सीट पर राजीव गांधी जी को मिली थी। तो क्या भारत के लोगों ने वोट नहीं दिया था? तो उनको आज ये गाली क्यों देते हैं? अगर ये आज उनको गाली दे रहे हैं तो फिर अभी भी हम उस भाषा में इनको जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा नफरत नहीं सिखाती है हिमांशु जी। और रही बात कि आपने जो बात बोली थी निक्सन वाली बात, जी बिल्कुल निक्सन ने 45 मिनट इंदिरा जी को वेट कराया था। क्यों कराया था? उनको इंदिरा जी पसंद नहीं थी। इंदिरा जी उनको स्ट्रॉन्ग लेडी नजर आती थी और इंदिरा जी कहने गई थी कि आप पाकिस्तान का साथ मत दो, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय था उस पर जुल्म कर रहा है। और जब निक्सन ने उसको नहीं माना और उनके साथ जो बदतमीजी की, तो आके इंदिरा जी ने क्या किया? उन्होंने कहा सातवां बेड़ा आता है, आए, हमें डर नहीं है, लेकिन अटैक किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज की मोदी सरकार की तरह नहीं, जिसको हम निर्णायक बोल रहे हैं कि चाइना आके बैठा है इस प्रोग्राम में। कौशिक जी एक शब्द भतरसना का कर दे चाइना का और कह दे कि कल की राजनीतिक इनकी जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसमें चाइना की निंदा का प्रस्ताव आना चाहिए था। आज कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता, कोई भी कार्यकर्ता मीडिया पे या सोशल मीडिया पे चाइना के खिलाफ बोलकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि इनको देशभक्ति की परिभाषा अपनी है। जबकि सच ये है चाइना आपके अंदर घुस के बैठा है और पिछले 2 साल में आपने उसके साथ इतना व्यापार बढ़ा दिया, ऐप बैन किए। आज $90 बिलियन का व्यापार इस साल हुआ है अभी तक, जिसमें इंडिया का शेयर 20 बिलियन है। 70 बिलियन चाइना का है। इंडिया का पैसा चाइना के पास जा रहा है। चाइना इंडिया की धरती पे आ गया है और इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के पास हिम्मत नहीं है बोलने की कि चाइना ये क्यों कर रहा है। चाइना ये क्यों कर रहा है, इसकी हिम्मत नहीं है, ये कहना है गुरदीप सप्पल जी का। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार सिंह जी आपके पास रुक करता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल जी, सारे सवाल जो उठा रहे हैं वो जायज हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के संदर्भ में विषय है, चाहे चीन की घुसपैठ के संदर्भ में विषय है, चाहे आर्थिक स्तर पर चुनौतियों के संदर्भ में विषय है। पर इसके बावजूद भी राजकुमार सिंह जी का भी मानना है विकल्पहीनता की स्थिति है। तो क्या इसके बाद भी कोई सवाल बचता है राजकुमार जी? हिमांशु जी, मैं गुरदीप सप्पल जी के सवालों के उठाने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए जी। विपक्ष में है, विपक्ष के प्रवक्ता है, उनको सवाल उठाने चाहिए, विपक्ष का यही काम है। लेकिन एक बात हमको समझनी होगी कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। 4 दशक तक या 4.5 दशक तक कांग्रेस ने जो देश पर शासन किया था और ज्यादातर प्रदेशों में किया था, वो भी विकल्पहीनता का ही परिणाम था जी, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था जी। अब वही स्थिति भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के विरोध में है, तो उनको ही स्वीकार करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सवाल यह नहीं है कि आपको नरेंद्र मोदी या भाजपा की विचारधारा स्वीकार है या नहीं है। आपको नहीं स्वीकार, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में सरकार तो जनता की स्वीकार्यता से बनती है जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वाकई देश का हित करना चाहते हैं तो भाजपा की कमजोरियां, गलतियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस की कमजोरियों को पहचाने, गलतियों को पहचाने, उनको सुधारें, अपने आप को मजबूत करें और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भूमिका निभाने की स्थिति में आए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी राजकुमार सिंह जी के। मेरा समय समाप्त हो रहा है गुरदीप जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण विपक्ष के तौर पर कोई सक्षम स्थिति का न होना है। गुरदीप सप्पल जी बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा हमें स्वीकार नहीं है, पर आपके केवल इनकार कर देने से नरेंद्र मोदी का रथ रुकने वाला नहीं है। क्या आप जनता के बीच में विकल्प के तौर पर स्वीकार हो रहे हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। हाल फिलहाल इस हकीकत को तो स्वीकार करना ही होगा कि नरेंद्र मोदी के संदर्भ में एक सक्षम विकल्प का अभाव उन्हें दुनिया के बीच में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर सर्वे में स्थापित करता है। अगर कांग्रेस को ऐतराज है तो उसे जनता के बीच में विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत है। पर देश के संदर्भ में अगर बात है तो किसी भी देशवासी के लिए गर्व का विषय होता है कि उनका नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सर्वाधिक लोकप्रिय माना जा रहा है तो इस उपलब्धि पर बधाई देने के अलावा देशवासियों के पास कोई और विकल्प होना ही क्यों चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्तमान हालात को लेकर कुछ इस प्रकार से कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर।
जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जमीर मजहरी ने जो ये बात कही है, ये बात वर्तमान में इस देश के विपक्ष के लिए मुफीद है। कुल मिला के नरेंद्र मोदी का चिराग जल रहा है। आपको ऐतराज है तो अपने दिए में तेल इकट्ठा कीजिए और बाती को थोड़ा दमदार बनाइए। हो सकता है जनता का भरोसा आप पर आ जाए और आपका चिराग भी जल जाए। लेकिन अभी तो दुनिया के स्तर पर मोदी मोदी। और इसी के साथ हम मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।